चलो यार, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ये। देखो क्या कह रहे हैं, ए इज द पॉइंट 0,4 एंड बी इज द पॉइंट -6,1। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब देखो, मैंने हमेशा की ना बोला है कि तुम लोग क्या करो, अपनी विजुअलाइजेशन के लिए एक रैंडम स्केच बना लो। ये आपका पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4। ये आपका पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6,1। और एम जो है, इनका मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी x1 y1, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी x2 y2। ठीक है, चलो मिड पॉइंट निकालते हैं। x1 की वैल्यू है 0, प्लस x2 की वैल्यू है -6 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू है 4, प्लस y1 की वैल्यू लिख दी 4, और y2 की वैल्यू है 1/2। चलो, ये हो जाएगा 0 - 6 कितना होता है, -6/2। अच्छा सर, खैर, -6/2, कॉमा 4 + 1 आपका 5 होता है, और 5/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये आपका आंसर आ जाएगा -3, 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2.5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट के, -3, 2.5। तुम लोग चाहो तो फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो, तुम लोग चाहो तो डेसिमल में आंसर दे सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन में मैं तुम लोग को डेसिमल में आंसर देने का रेकमेंड नहीं करूंगा, वो ये कि जब आपके बहुत सारे डेसिमल आ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट डेसिमल नहीं आ रहे हो, ठीक है, वो मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारे कैलकुलेटर में आ रहे हो, उसकी भी फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ रहा होता है आंसर 1/3, इसको जब कैलकुलेटर में करोगे ना, तो 0.333333 बहुत ज्यादा डेसिमल आ रहे हो, ये वाले डेसिमल ना लिखना, उनकी फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना फ्रैक्शन में। ठीक है, ये एक मार्क का हमने सॉल्व कर लिया। आगे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन बनानी है लाइन ए बी की। देखो, हमेशा ना जहां पे भी तुम्हें जो चीज दिखे, उसका खट से फॉर्मूला लिखना। y - y1 = m x - x1। हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास है। हम यहाँ पे 0,4 उठा लेंगे। पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं 0,4, और ग्रेडियंट अभी हमारे पास नहीं है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो, ऊपर y2 और इस सब की वैल्यू लिखी हुई है ना, तो y2 की वैल्यू है 1, माइनस y1 की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -6, माइनस x1 की वैल्यू है 0। 1 - 4 आपका होता है -3, और -6 - 0 होता है आपका -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आपका ग्रेडियंट आ जाएगा 1/2। ग्रेडियंट भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। सिंपली अब इसको इक्वेशन में पुट करो। y को खाली छोड़ा, y1 की जगह हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4। ठीक है, और इज इक्वल टू m x, नहीं ग्रेडियंट की वैल्यू थी ना यार, ग्रेडियंट की वैल्यू कहाँ गई, ग्रेडियंट की वैल्यू 1/2। x को खाली छोड़ा और x1 की वैल्यू 0। तो y - 4 इज इक्वल टू 1/2x, और 0 वाली वैल्यू हम वैसे ही नहीं लिखते, ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 4। ये हमारी इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। देखो, खाली इक्वेशन बनाने के कितने मार्क थे, 2 मार्क थे। और अगर यही वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछता तो यही चीज आपकी 4 मार्क की हो जाती। और तुम लोग दुआ भी यही करना कि तुम्हारे पेपर में वो परपेंडिकुलर लाइन बनाने की इक्वेशन है, क्योंकि वो फ्री के मार्क्स है। रट्टा मारना है तुम लोगों ने स्टेप्स का, वो स्टेप वहां जाके छाप देना है, और सीधे सीधे 4 मार्क्स आ जाएंगे तुम लोग के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें कह रहा है द डायग्राम शोज द पॉइंट्स ए 1,2, बी 4,6 एंड डी -5,2। तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ग्राफ भी बना के दिया हुआ है। पार्ट ए में हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढना है। जरा डायग्राम पे आओ। आपके पास पॉइंट ए भी है, आपके पास पॉइंट बी भी है। हमने इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, तो यार हमेशा एक काम कर लिया करो, एक लाइन बना लो, और मिड पॉइंट जो है आपका इधर कहीं लाया कर रहा होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दो। एक को x1 y1 नाम दे दो, एक को x2 और y2 नाम दे दो। चलो सिम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए है जिसमें हमने मिड पॉइंट ढूंढना है। ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। पार्ट ए, मिड पॉइंट का यार फॉर्मूला होता है आपका। अब स्पेस क्योंकि हमारे पास बहुत है, टाइम भी हमारे पास बहुत है, तो हम लोग फॉर्मूले के साथ करते हैं। x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2
ओवर। ये आपका किसी के लाइन का मिड पॉइंट निकालो तो ये आपका फॉर्मूला लगता है। चलो कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 4 ओवर 2, कॉमा y1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 4 आपका 5 होता है, 5 ओवर 2, कॉमा 2 + 6 आपका 8 होता है, 8 ओवर 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 5 ओवर 2 का आंसर आता है आपका 2.5 और ये आपका आ गया y कोऑर्डिनेट 4। ये हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए 2.5 और 4। पहला पार्ट था हमारा, पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। पार्ट बी पे आ जाओ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने ए बी का पहले मिड पॉइंट ढूंढा था, अब हमने ए बी की लेंथ ढूंढनी है। पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ x, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ y और इसका होल स्क्वायर। चलो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 6 है माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर। 4 - 1 आपके पास कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 आपका 25 होगा और अंडर रूट में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ला रहे हैं यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया लेंथ का। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। पार्ट सी, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। अगेन ए बी का ही काम करना है लेकिन इस बार हमने ए बी का क्या ढूंढना है, ग्रेडियंट। तो आज वो ग्रेडियंट पे आ जाते हैं फिर। ग्रेडियंट का हमारा फॉर्मूला होता है, एक मिनट में मार्कर छोटा कर लूँ। हाँ, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1, यानी डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ y डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 की वैल्यू 6 है माइनस y1 की वैल्यू 2 है ओवर x2 की वैल्यू आपके पास 4 है और x1 की वैल्यू आपके पास 1 है। अच्छा जी, तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि आगे ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से पहले हमें लाइन से क्या लग रहा है कि ग्रेडियंट हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपका ना सबसे बड़ा चेक होता है। देखो मैंने क्या बोलता है, हमेशा लाइन के लेफ्ट कॉर्नर से राइट साइड मूव करना है और अगर लेफ्ट साइड मूव करने पे आपके एरो कीज का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगर ये वर्किंग में हमारा आंसर नेगेटिव आया ना तो मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो 6 - 2 ये आपका होता है 4 और 4 - 1 आपका होता है 3। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया ग्रेडियंट का। ठीक है, अच्छा पार्ट डी पे आ जाओ। पार्ट डी में हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। अगेन लाइन ए बी पे ही हम पहले हमने ए बी के मिड पॉइंट देखा, फिर ए बी की लेंथ देखी, फिर ए बी का ग्रेडियंट देखा और अब लास्ट में ए बी की इक्वेशन देखनी है। मतलब जितनी भी चीजें थी ना आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सब यहाँ पे टेस्ट हो गई हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, इक्वेशन बनाने के लिए आपकी दो ही रिक्वायरमेंट होती है और एक मिनट में लिख लूँ इसको। इक्वेशन बनाने के लिए आपकी दो ही रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको लाइन का ग्रेडियंट पता होना चाहिए और आपको कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ए बी का देखो हमें ग्रेडियंट तो पता है, हमें ग्रेडियंट पता है 4/3 और कोऑर्डिनेट्स भी हमें ए के और बी के दोनों के गिवन है तो हम कोई भी एक उठा लेते हैं, ए का उठा लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2। यही दो रिक्वायरमेंट होती हैं, दोनों हमारे पास पहले से गिवन है, सिंपली अपना फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 = m x - x1। y - y1 की वैल्यू आपकी है 2, ठीक है, ग्रेडियंट है आपका 4/3 ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू है 1। चलो यार ये 3 यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × y - 2 4, पहले x से मल्टीप्लाई करो तो ये 4x बनेगा और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 बनेगा। यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × y आपका 3y होता है, 3 × -2 आपका -6 होता है, 4x -4। -6 को दूसरी साइड पे भेजते हैं, 3y = 4x -4 + 6। ये आपका हो जाएगा 3y = 4x माइनस प्लस माइनस 6 - 4 = 2। साइन आएगा बड़े नंबर का तो ये +2 हो गया।
बस आखिरी अब थ्री के साथ वाई के साथ एक थ्री लगा हुआ है, थ्री को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 4/3x + 2/3। मैं तुम लोग को एक बात बोली है कि हमेशा जब थ्री को दूसरी साइड पे भेजो तो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड करके दिखा दिया करो, इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना आसान होगा। जैसे यहाँ पे ये आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू 4/3 है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 2/3 है, तो ये काम कर लिया करो अपनी आसानी के लिए। ठीक है। अच्छा, पार्ट ई, द ट्राइंगल ABC हैज लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 4। आपका एक ट्राइंगल है ABC। अच्छा, हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से गिवन है, A B और D गिवन है। हमें कह रहा है ट्राइंगल एक ABC जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है x इज इक्वल टू 4। यार लाइन ऑफ सिमेट्री का ना आपका मतलब होता है मिरर लाइन। फर्स्टली इसका मतलब है मिरर लाइन, और सेकंड चीज ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, और किस पॉइंट पे बनी हुई है, x इज इक्वल टू 4 पे। तो 4 कोऑर्डिनेट कहाँ होगा यार, देखो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 4 चाहिए ना। तो हम यहाँ पे एक मिरर लाइन बना लेंगे इस तरीके की। ठीक है, बल्कि सॉरी, ये आपका इधर कोऑर्डिनेट बना हुआ था, ये आपकी मिरर लाइन बन गई जिसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4। अच्छा, आगे क्या कह रहा है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमें सी का कोऑर्डिनेट बताना है। यार देखो, ये वैसे तो सवाल सिमेट्री का है, लेकिन इसमें ना कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो तुम लोग को नहीं आती हो। देखो ये मिरर लाइन है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट जो मिरर के लेफ्ट साइड पे है, उसी ना वो राइट साइड पे भी दिख रहा होगा। ऐसा ही है ना। आपका पॉइंट ए मिरर लाइन से कितना दूर है, हम कैसे डिस्टेंस बताएंगे। पॉइंट ए आपका मिरर लाइन से कितना दूर है हम कैसे बताएंगे, हम ना इसकी एक्स की वैल्यू देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल आपने डिस्टेंस बताना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, यहाँ पे नीचे आओगे और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आओगे, इस वजह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू। यहाँ इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू थी आपकी 1, ये आपकी 1 यहाँ पे लिखी हुई है पॉइंट ए की, और मिरर लाइन की आपकी वैल्यू थी एक्स की 4। तो ये पॉइंट जो है आपका वो है 4। डिफरेंस होगा आपका 4 - 1 करके, क्योंकि हमने ले देखना है ना लेंथ कितनी होती है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 - 1 करके निकालोगे जो आपका कितना आएगा 3। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल टू 4 - 1, ये आपका डिस्टेंस आएगा 3। ठीक है। अच्छा यार, 1 मिनट मुझे दो, मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये आपका मिरर है, ठीक है, मिरर से आपका पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है, 3 पॉइंट्स का। तो मिरर के जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो भी आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 पॉइंट्स का। अभी आप किस पॉइंट पे खड़े हो, अभी आप पॉइंट 4 पे खड़े हो, और इस 4 से हमने 3 पॉइंट आगे जाना है, तो 4 + 3 कितना होगा, 7। तो आपका सी का एक कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा एक्स का 7। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया एक्स का 7। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, यार हॉरिजॉन्टल आपकी एक्स लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल पे वाई की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये अगर पॉइंट 2 है, तो ऐसा तो नहीं है ना यहाँ के वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी वाई की वैल्यू 2 ही रहती है। तो ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7, 2। ठीक है, यार इसमें ना थोड़ी इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग हो तो आपका कुछ काम आसान हो जाता है। मतलब ये इजी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो बच्चे इमेजिनेट करने में थोड़ा वो वीक होते हैं, तो ये इस तरह के पार्ट्स में फंस जाते हैं। ठीक है, तो खैर सी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे। सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए कितने, 7, 2। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन DAB। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन DAB, यार ये किस चीज का सवाल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और अगर तुम लोग को याद हो तो ये आपकी सप्लीमेंट्री वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो यहाँ पे लगानी है, क्योंकि वो एंगल नहीं ढूंढने को बोला, वो आपको बोल रहे हैं कोसाइन DAB बताओ। तो DAB कौन सा है, डी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, यानी डी से किधर लाइन आएगी, ए पे, ए से लाइन जाएगी
बी पे। ये एंगल आपने ढूंढना है। अब मजे की बात है कि ये जो आपका ये वाला एंगल है, ये तो ट्रायंगल के बाहर है, और ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे रहते हैं, ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे कौन सा एंगल ढूंढेंगे, हम यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ये वाला एंगल ढूंढेंगे। अच्छा जी, ये इस एंगल के हिसाब से हमने कोसाइन ढूंढना है ना, इस एंगल के हिसाब से इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, ऑपोजिट। अच्छा यार, यहाँ पे थोड़ा कचरा हो रहा है, तो ये मैं मिड पॉइंट मिटा रहा हूँ ताकि हमें ये क्वेश्चन ना अच्छे से समझ आ जाए थोड़ा। तो है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, ऑपोजिट। यहाँ पे आपका ऑब्वियस क्या बन रहा होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने आपकी होती है हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड आपकी होती है एडजेसेंट। कोसाइन में क्या आता है, कोसाइन में हमारा आता है CAH, यानी कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं इसमें से हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है। एडजेसेंट की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो ये वाली होगी, स्लांट लाइन है, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हमें स्लांट लाइन की वैल्यू ढूंढने के लिए पहले ये वाली साइड पता होनी चाहिए। तो ये वाली साइड आसान है यार, ये आपकी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन में हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, हम लोग सिंपली देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू यार देखो 2 थी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 6 थी। तो 6 - 2 कर लो, आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 4। अब देखो, आपकी एक साइड है 3, एक साइड है 4, और हमने थर्ड साइड ढूंढनी है। कुछ ना आपकी अंडरस्टूड वैल्यू होती है जिसमें सबसे फेमस है, जब आपकी 90 डिग्री की नेबरिंग साइड एक 3 हो और एक 4 हो, तो उसके सामने वाली साइड ना हमेशा हमेशा 5 आती है। ये तुम लोग वर्किंग करके दिखाओगे, लेकिन ये एक रट्टा मान लो या तुम लोग इसको जो भी बोलो, लेकिन जब आपकी 90 डिग्री की नेबरिंग साइड एक 3 हो और एक 4 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 आता है। तो इसको हम विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी साइड आ गई 5। अब देखो, एडजेसेंट की भी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू आ गई। तो कॉस इज इक्वल टू, एडजेसेंट की वैल्यू थी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 5। हमने कौन सा एंगल ढूंढा है, हमने ये अंदर वाला एंगल ढूंढा है। लेकिन हमने ढूंढना कौन सा था, हमने बाहर वाला ढूंढना था। और बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपकी सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। अगर तो ये आपका होता इस तरह का, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, तो हम लोग का कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि साइन इधर भी पॉजिटिव होता है और साइन इधर भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस में हमारा अगर एक कॉस थीटा है, तो दूसरा नेगेटिव कॉस 180 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे आपके पास अगर तो एंगल गिवन हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंगल गिवन होता, तो हम 180 में से ये वाला एंगल माइनस करते हैं। लेकिन जब भी आप साइड की टर्म्स में बात कर रहे हो, तो हम इस पे बहुत दफा बात कर चुके हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, ये 3/5 है ना, हम इसका साइन फ्लिप कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, हम इसका आंसर कैसे देंगे, हम इसका आंसर देंगे -3/5 इज इक्वल टू कॉस DAB। ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। ये चीज़ आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत टेस्ट होती है। तुम लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था, इसके बहुत क्वेश्चंस किए थे। वो हमने बेसिकली इन्हीं ट्रिग्नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में से क्रॉप आउट करके वहां पे सॉल्व किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा ये लाजमी आता है, ठीक है, हमेशा तुम्हें एक ना एक पार्ट मिलेगा, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह का एक पार्ट दिखेगा। तो तुम्हारी ये सप्लीमेंट्री एंगल वाली जो प्रॉपर्टीज है, ये पक्की होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमें बता रहा है कि PQRS जो है आपका पैरेललोग्राम है। पॉइंट P ये रहा, Q ये रहा, और R ये रहा। P के कोऑर्डिनेट्स है -4,0, लिखते भी जाते हैं साथ साथ। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,0, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। अगेन यहाँ पे तुम्हारी ना इमेजिनेटिव पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल का थोड़ा टिल्टेड शेप। सबसे पहले तुम एक काम करो, ये जो आपके पॉइंट PQRS है ना, इन्हें एक लाइन से जोड़ो। तो ये किस तरह का एक आपका शेप बन रहा होगा, देखो, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, ऑपोजिट लेंथ इक्वल होती है ना,
तो एक लेंथ आपकी यूं आ रही होगी और एक लेंथ आपकी यूं आ रही होगी। और हमें पता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला, वो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस होता है, ऐसा ही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस सेम होता है। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड पॉइंट है, एस जिसको हम कह रहे हैं, वो इधर कहीं लाई कर रहा होगा। कैसे निकालेंगे यार इसके लिए ना, देखो, तुम पी से लेके, ओहो, पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस देख लो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, कैसे निकालोगे? डिफरेंस के थ्रू। डिफरेंस इज बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो बिगर वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? बिगर वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, -4 नहीं ले लेना, पॉजिटिव वाली हमेशा बड़ी होती है। तो 1 माइनस, और स्मॉलर वैल्यू कितनी होगी? -4। ये क्यों लिए? क्योंकि यार देखो, पी यू ये रहा, पी ये रहा, क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स का 1 था और पी का एक्स का कोऑर्डिनेट -4 था। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 आपका कितना होता है? 5। यानी 5 लेंथ है आपकी। अब देखो, इसके नीचे आओ, ये आपकी यहाँ पे पॉइंट क्या है आर की? एक्स की कोऑर्डिनेट यहाँ पे 9 है। यहाँ से 5 पॉइंट पीछे जाओ। 5 पॉइंट पीछे जाओगे तो देखो, 9 से एक इधर आओगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। ये हमारी बेसिकली 4 के ऊपर पॉइंट आएगा आपका, इधर। इधर आपका कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग प्रॉपर स्केल से करोगे, कोई वो काम ना करना कि मार्क्स कटें। ये पॉइंट इधर आएगा, थोड़ा 1 मिनट, एग्जैक्ट जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये आपका पॉइंट होगा। और इसको आप पी से जोड़ दो, तो ये आपका एस कोऑर्डिनेट आ गया। क्या कोऑर्डिनेट्स आया इसके? एक्स की वैल्यू 4 है और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 4 ही है। देखो, ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, मैं इसको एक दफा वापस तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अगर तो आपका, इसमें कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको रेक्टेंगल भी दे सकता है, पैरेललोग्राम भी दे सकता है, रोम्बस भी दे सकता है। और जैसे ये तो अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं ना, इस तरह हो सकता है वो आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी दे दे, हो सकता है वो आपको स्लांट डिस्टेंस भी दे दे। हम सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। उसमें पहली तरह का क्वेश्चन ये है कि आपका पैरेललोग्राम बनाना हो, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के थ्रू थर्ड पॉइंट निकालना है, फोर्थ पॉइंट निकालना है, सॉरी। तो तरीका ये होता है, हमने सबसे पहले तो ये सारी लाइंस कनेक्ट करके देखा कि हमारा शेप बन किस तरह का है। तो हमने देखा कि हमारा ये शेप कुछ इस तरह का है, और हमें पता है इस लाइन के सामने वाली लाइन भी इसी तरह की दिख रही होगी, और इस लाइन के सामने वाली लाइन भी कुछ इस तरह की दिख रही होगी, ऐसा ही है। और ऑपोजिट लेंसेज में इक्वल होती हैं। तो हमने ये देखा कि पी से लेके क्यू तक का कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ थी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो 1 में से हमने माइनस किया -4 को, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और 1 + 4 आपका कितना होता है? 5। हमें ये बात पता चली कि पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो आर से लेके एस तक का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हमने देखा आर अभी एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ खड़ा हुआ है? 9 पे। तो 9 से 1 पॉइंट पीछे गया, 2 पॉइंट पीछे गया, 3 पॉइंट पीछे गया, 4 पॉइंट पीछे गया और 5 पॉइंट पीछे गया। ये आप इससे ऊपर चले गए, और आर से आप लोग बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गए, तो इधर आपकी इंटरसेक्शन आ रही थी जहां पे हमने एस को मार्क कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी आर। पी आर कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका? पी ये रहा, आर ये रहा। यानी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन होगी, और हमने यहाँ समवेयर हेयर ये कोई मिड पॉइंट आ रहा होगा। कैलकुलेट करते हैं, चलो। पी को नाम दे देते हैं x1 y1, आर को नाम दे देते हैं x2 y2। डायरेक्ट कर लेते हैं। आपका x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू -4 है, प्लस x2 की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 2। तो 9 - 4 कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा 5/2। 0 + 4 कितना होता है? 4। तो 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये एट द एंड आपका वही आंसर बनेगा, 2.5, 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, और मेरे ख्याल से मैंने तुक्का भी सही मारा था। ये 2 पे ही आ रहा है और ये 2.5 पे ही आ रहा है, सही बन गया। लेकिन तुम लोग ये काम नहीं करना कि डायग्राम पे बना दो और उससे पॉइंट्स निकाल लो, तुम लोग को प्रॉपर वर्किंग चाहिए। ये एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस। आर एस कौन सी लाइन है? आर एस आपकी
एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं तुम लोग को आसान तरीका बताया था कि तुम लोग देख लो कि यहाँ पे वाई पे की आप वैल्यू होगी, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे 4 है, तो बेसिकली यहाँ पे जाके ना 4 से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन आपकी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। आसान तरीन पार्ट था। आगे आ जाओ, पार्ट डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर। क्यू आर कौन सी लाइन है आपकी, क्यू आर आपकी ये वाली लाइन है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्यू आर का ग्रेडियंट चाहिए होगा, और क्यू या आर में से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे हम। पॉइंट हम कोई भी उठा सकते हैं, दोनों गिवन है, 9,4 भी है, 1,0 भी है। ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालते हैं यार, ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो चलो y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है, इसको भी लेबल कर लो x1 और y1। y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0 ओवर x2 की वैल्यू 9 और x1 की वैल्यू 1। 4 माइनस 0 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/2। ग्रेडियंट ढूंढ लिए। अब तुम लोग ने सिंपली यहाँ पे इक्वेशन लगा देनी है y माइनस वाई वन वाली, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका पार्टी है बाय द वे। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू किसको उठाएं यार, इसको उठा लेते हैं, ये 1,0 आसान है सॉल्व करना। तो y1 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू ग्रेडियंट आपके पास आया 1/2, और x माइनस x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 1। तो 2 इधर आपका डिवाइड हो रहा है ऊपर सारी टर्म्स के साथ, इसको बेच के हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। 2 को दूसरी साइड पे भेजो, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x/2 -1/2। ये आपका पार्ट डी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, चाहो तो तुम लोग दोनों को एक फ्रैक्शन बना के नीचे 2 को एक दफा लिख दो, और चाहो तो जिस तरह मैं काम करता हूँ इस तरह कर लो। ये काम मैं इस तरह करता हूँ क्योंकि यार इससे ग्रेडियंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना आसान हो जाती है, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू करना आइडेंटिफाई करना आसान हो जाती है। ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो ग्रेडियंट आपके क्या है 1/2, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है -1/2। तो इस तरीके से तुम लोग काम करोगे। ठीक है, पार्ट डी भी हो गया हमारा। पार्ट ई, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का हमने क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। देखो, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट के लिए लाजमी है क्या हो, 90 डिग्री का डिस्टेंस हो। अब यहाँ डायग्राम में तो हमें कोई 90 डिग्री का डिस्टेंस नहीं दिया, ऐसे ही यहाँ पे हमें उसने खुद से तो कुछ नहीं बोला ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई लेंथ 90 डिग्री है या इस तरह का कुछ, तो यहाँ पे खुद बना लो। कैसे बनाओगे, यार आपका टॉप पॉइंट क्या है, ऐसे ऐसे नीचे आ जाओ, तो ये आपका किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पे। ठीक है, ये 4 के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का डिस्टेंस। और यहाँ आपका ये क्या है, 4 है, इधर आपका क्या है कोऑर्डिनेट 0। तो 0 माइनस 4 कितना होता है, ओ सॉरी 4 माइनस 0 कितना होता है, 4। तो ये आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4 की। ठीक है, ये हमारे पास हाइट आ गई। अब हम जिसको हाइट लेते हैं, ये चीज होपफुली तुम लोग को याद हो, हमने हाइट किसको ली है, इस वाली लेंथ को। ठीक है, तो अब हम ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ यूज नहीं कर सकते। हम कौन सी यहाँ पे वो यूज करेंगे अपनी लेंथ को, हम ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को यूज करेंगे अपनी बेस के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था यार, हमने अभी निकाला था 5 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 थी, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 आपकी बेस है, और हाइट आपकी कितनी है, 4 है। तो आपका आप पे आएगा बेस की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 4, और 5 4 से कितना होता है 20। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो नहीं, यहाँ पे आपकी यूनिट में लिखेंगे हम, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, ग्राफ के जो आंसर होते हैं ना, वो हमेशा यूनिट में लिखते हैं, सेंटीमीटर मीटर में नहीं होता, अनलेस एग्जामिनर खुद बोल दे। नहीं बोला तो ये आपका यूनिट स्क्वायर है। ये हमारा यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अगले हमें क्वेश्चन में कह रहा है, हेयर आर द इक्वेशंस ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। लाइन 1 की एक इक्वेशन है, लाइन 2 की एक इक्वेशन है, लाइन 3 की एक इक्वेशन है, और लाइन 4 की एक इक्वेशन है। अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे चारों लाइंस में वाई सब्जेक्ट, तीनों वाई सब्जेक्ट है, लेकिन चौथी लाइन में नहीं है।
तो आगे कुछ भी करने से पहले यार हमेशा ना वाई को सब्जेक्ट बना लो, भले आगे मांगे ना मांगे, लेकिन अपनी तरफ से ना तुम सब्जेक्ट बना लो। तो हमारा क्या था, 2y-8 = 3x था। y को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो ये आपका -8 दूसरी साइड पे भेजोगे तो 2y = 3x + 8, और 2 को इधर लाके डिवाइड कर दोगे, तो y = 3/2x प्लस 8/2 कितना होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बल्कि 3/2 को भी हम यार डेसिमल में लिख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = 1.5x + 4। ठीक है, ये हमने सबसे पहले काम कर लिया कि चारों इक्वेशंस में हमने y को सब्जेक्ट बना लिया। अब आगे देख लेते हैं, विच टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल की क्या पहचान होती है कि आपका ग्रेडियंट सेम होता है। तो यहाँ पे देख लो ग्रेडियंट किसका सेम आ रहा है, यहाँ पे आपकी x के साथ जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू है वो -1 है, फिर यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू है वो 2 है। एक लाइन 3 में x के साथ वाली वैल्यू 2 थी, एक लाइन 1 में x के साथ वाली वैल्यू 2 थी। तो लाइन 1 और लाइन 3 जो होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी। यहाँ पे सिंपली लिख दो लाइन 1 एंड लाइन 3। अच्छा, ये जो मैं x के साथ वाली वैल्यू देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ यार, क्योंकि x के साथ आपका ग्रेडियंट होता है, और वो जब वैलिड होता है जब आपका y सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे पहले से y सब्जेक्ट बने हुए थे, तो इस वजह से हमें इतना मसला नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी, विच टू लाइंस intersect the y axis at the same point। intersect at the y axis का क्या मतलब है, c की वैल्यू पूछ रहे हैं वो। तो अब देख लो c की वैल्यू किसकी सेम है, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे आपकी c की वैल्यू 4 है। तो देखो एक दफा c की वैल्यू 4 पहले भी आई थी ना, किस में आई थी, लाइन 4 में, सॉरी लाइन 1 में और लाइन 4 में, दोनों में c की वैल्यूज 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन 1 एंड लाइन 4। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब इस तरह का सवाल ना इससे पहले आया ना इसके बाद आया, तो खैर। अच्छा, पार्ट सी में हमें कह रहा है विच लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,1 एंड -3,5। इन इक्वेशंस में से ऐसी लाइन है जिसमें से ये दोनों पॉइंट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने प्रूव करना हो कि आपका एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन में पुट करते हैं, और अगर इक्वल्स टू की दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट है हमारा 1,1, एक कोऑर्डिनेट है 1,1, और एक कोऑर्डिनेट है आपका -3,5। ये हम लोग हर इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो y = बल्कि y की जगह हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो y की जगह 1 आएगा, 2, फिर 1 आएगा और +4। या मुझे बताओ, इक्वेशन के एक साइड पे 1 है और दूसरी साइड पे 2 × 1 = 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 = 6 बनेगा ये, तो ये चीज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट लाई नहीं कर सकता। अगर एक भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा तो हम दूसरी पॉइंट को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, y = 2 - x। y की जगह 1 रखा, = 2 माइनस x की जगह भी 1 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1 कितना होता है, 1, और इस साइड पे भी क्या है, 1। तो 1 = 1, यानी हमारी दोनों साइड इक्वेशन की बैलेंस है, यानी 1,1 इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब एक काम करते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। तो चलो, आपके यहाँ पे y की वैल्यू है 5 = 2 माइनस और फिर x की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे आपका ये 2 माइनस और -3 मिलके क्या बन जाएगा, 2 + 3, और 2 + 3 आपका कितना होता है, 5। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी 5 है, इक्वेशन के राइट साइड पे भी 5 है। तो देखो हमारी दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन बैलेंस हो रही है, इसका मतलब -3,5 और 1,1, ये दोनों आपके लाइन 2 पे लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर दे देंगे कि लाइन 2 हमारी वो इक्वेशन है जिसपे आपके ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हो, सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रायल एंड एरर करना था, और ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा यार, आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कह रहा है द ट्राइंगल विद वर्टिसेस
ए 4,4, बी के वर्टिसेस है -2,6 एंड सी 4,-1 इज शोन इन द डायग्राम। आपके ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे और उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिए हुए हैं। पहले उसमें हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। हमें बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। अब देखो आपका ये ट्राइंगल है कौन सा, ये आपका ट्राइंगल 90 डिग्री तो नहीं है दिखने में, ऐसा ही है। ये ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता है थोड़ा सा अगर तुम अपनी इमेजिनेशन की पावर स्ट्रॉन्ग करो, और 1 मिनट में तुम लोगों को दिखाता भी हूँ। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा पिक्चर लेके रोटेट करते हैं। लाइब्रेरी, ये इस तरह से जरा रोटेट करो। तो ये हमारा अब कौन सा ट्राइंगल है, अभी भी हमारा नॉट 90 डिग्री वाला है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं पॉइंट बी से एक लाइन बनाऊं और इधर तक आऊं, तो ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री की लाइन बनेगी। और क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर या हाइट। क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे ये, हम बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस। तो यानी इसकी हाइट कितनी है, 6 है। और यहाँ की बेस कौन सी लेंगे हम, यार जो आपकी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना जिस लाइन के साथ, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी बेस होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम ये वाली लाइन लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी बेस की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे हमारा सिंपली ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट 1 में यही सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये आपका क्या हो जाएगा, एट दी एंड बचेगा 5 × 3, और 5 3 ज़ा कितना होता है, 15। ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है। अब अगर तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट ना याद हो, मैं 1 मिनट तुम लोग को रिवाइज भी करवा देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री एडी, देखो ये कहाँ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, बेसलाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैं तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में करवाया था। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कोई ट्रिग्नोमेट्री में आया नहीं था, तो वो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट था। देखो होता क्या है, अब हमारे पास ना यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल उसने हमें बना के दिया हुआ था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल उसने हमें बना के दिया हुआ था, और हम इसको 90 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम किसी भी थर्ड पॉइंट से एक 90 डिग्री की लाइन बना लेते हैं। और यहाँ इस 90 डिग्री के जो 90 डिग्री बना रहे हैं, वहां से लेकर ट्राइंगल के कॉर्नर तक की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ 3 थी, तो देखो हमने यहाँ पे बेस में लेंथ 3 नहीं ली, जबकि हमने कौन सी लेंथ ली थी, हमने लेंथ ली थी जो आपकी ट्राइंगल में है ए और बी। तो वो कितनी थी, 8, वो हमने यहाँ पे लिख दी थी। और हाइट जो हमारी आई थी वो कितनी थी, 7 थी, वो हमने यहाँ लिख दी थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने अप्लाई किया। बेसिकली आपका क्या, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था, बेस लाइन वाला। तो ये इसी तरह हमने ट्राइंगल को रोटेट किया, ये हमारे पास बेस आ गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यार एक तो वाइट पे दिखता नहीं है, हाँ, यहाँ 90 डिग्री वाले पार्ट से लेके ट्राइंगल के स्टार्ट होने तक की लेंथ हमने नहीं ली, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की नहीं है। हमने ट्राइंगल की लेंथ ली, वो कितनी थी, 5। और 90 डिग्री वाली जो लेंथ थी वो परपेंडिकुलर बना रही थी, वो कितनी थी, 6। तो 6 × 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 फॉर्मूले में पुट करके एरिया निकाल लिया। ठीक है, पहला पार्ट था। आगे आ जाओ, पार्ट 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अच्छा, आपका कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट पी, और अगर तुम डायग्राम पे नोट करो कौन से पॉइंट्स हैं, ए है, बी है और सी है, यानी पी अब हमने ढूंढना होगा शायद। पॉइंट पी सच दैट ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। हमें उसने बस ये इंफॉर्मेशन दी है कि आपका पॉइंट ए बी सी और पी, ये आपका क्या है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। आप बना के दे दो मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे अगर तुम नोट करो, आपके पास एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, ऐसा ही है, दो साइड्स गिवन है। तो अब हाकी की हमने दो साइड्स बनानी होंगी, लेकिन ये दो साइड जो हमें गिवन है ना, ये स्लांट लेंस गिवन है, हमें कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेंस नहीं गिवन। जैसा अगर तुम लोग को याद हो,
हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी रिसेंटली किया था, जिसमें हमें एक लेंथ पी से लेके क्यू की और क्यू से लेके आर की लेंथ गिवन थी, जिसमें एक लेंथ हमारी हॉरिजॉन्टल थी। तो हमने सिर्फ ये देखा कि पी से लेके क्यू तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और हम आर से उतने ही पॉइंट पीछे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें दो लेंस दी हुई है ना, ये जो हमें दो लेंस दी हुई है वो आपकी स्लांट है। अच्छा, सवाल ये आता है कि एक ये लेंथ भी तो गिवन है, ए और सी। लेकिन यार देखो पैरेललोग्राम क्या कह रहे हैं, ए बी सी पी, यानी ए से बी आएगा, बी से सी जाएगा, और सी से फिर कहीं पी पे जाएगा। उसने ये नहीं बोला कि सी से ए पे जा रहा है, तो इस वजह से हम ये ए और सी को कंसिडर नहीं कर सकते। अब बात ये आती है, हम बनाएंगे कैसे। तो यार देखो, कोई भी एक लेंथ उठाओ, लेट्स से हम लेंथ बी सी उठा लेते हैं। बीसी तो आपकी स्लांट डिस्टेंस है ना, लेकिन यहां से हम पता है क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे वेक्टर का पार्ट लगेगा। अगर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना है, अगर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना है, तो स्लांट लाइन तो अभी हम नहीं बता सकते ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं और फिर हम एक वर्टिकल मूवमेंट करते हैं। अगर तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। और कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, राइट पे। देखो, जब भी आपकी राइट मूवमेंट हो रही हो ना हॉरिजॉन्टल पे, तो ये बेसिकली आपका जो आंसर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर यहां से 1 पॉइंट ऊपर, एक दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। 5 पॉइंट ऊपर गए, और ऊपर जब भी जाते हैं ना, तो अगेन ये जो आपका आंसर आता है ये हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में। तो हम इसको पता है किस तरह लिख सकते हैं कि बी से सी जाने के लिए, थोड़ा सा वेक्टर का पार्ट है ये, बी से सी जाने के लिए हमारा क्या काम होगा, हम लोग पहले 6 पॉइंट राइट पे मूव करेंगे, ठीक है, और फिर 5 पॉइंट अप मूव करेंगे। ये ऊपर वाली आपकी एक्स की वैल्यू होती है, ये नीचे वाली आपकी वाई की वैल्यू होती है। अगर बी से सी जाने में 6 पॉइंट मूव आप राइट साइड पे हुए हो और 5 पॉइंट आप अप साइड मूव हुए हो, तो इसी तरह हमें ए से पी जाने में यही काम करना पड़ेगा। देखो, हम लोग क्या किया, अभी कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये है। हम लोग बी से सी गए हैं, ठीक है, और बी से सी का डिस्टेंस कितना आया, 6 एक्स की वैल्यू और 5 वाई की वैल्यू। तो ए से पी जाके हम लोग ये सेम डिस्टेंस लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा पी पॉइंट कहाँ पे है। तो आ जाओ, पॉइंट ए पे खड़े होते हैं। पहले 5 पॉइंट हमने राइट, 6 पॉइंट हमने राइट साइड मूव होना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, ठीक है। और फिर 5 पॉइंट हमने ऊपर मूव होना है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। ये इधर हमारा पॉइंट आएगा, पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है हमारा। यहां से अब देखो, ए से एक पी पे लाइन बना लो और एक पी से सी की लाइन बना लो, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम की शेप में आ गया। थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से नहीं हो सकता। आपको इसमें थोड़ी वेक्टर की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको थोड़ी इमेजिनेशन की पावर चाहिए। एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास जो दो लेंस गिवन थी, ए बी और बी सी, ये दोनों स्लांट लेंस गिवन थी। तो स्लांट लेंथ में हमारा तरीकाकार क्या होता है, हम कोई भी एक लेंथ पिक करते हैं। जैसे मैंने कौन सी pick की? मैंने लेंथ पिक की बी से लेके सी तक की, ठीक है। तो बी से सी स्लांट लेंथ हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो फजूल चीज होती है। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन आपको बोले तो फिर तो लगा लो, लेकिन हम वैसे भी एक तरीका कर सकते हैं जो कि आपका वेक्टर का तरीका होता है। वेक्टर का तरीका क्या होता है, आप पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हो, इस पॉइंट पे खड़े हो ना, तो या तो हॉरिजॉन्टल पे आप यहाँ से राइट मूव कर सकते हो या यहाँ से आप लेफ्ट मूव कर सकते हो। अगर तो राइट मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और अगर लेफ्ट मूव करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। फिर जब आप एक दफा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर लेते हो, उसके बाद आप वर्टिकल मूवमेंट करते हो। वर्टिकल मूवमेंट में या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो हमने बेसिकली पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना था। हमने देखा कि पहले तो हमें सी के नीचे आना पड़ेगा। तो सी के नीचे आने के लिए हम कितने पॉइंट मूव किए, हमने 6 पॉइंट मूव किए, और राइट पे मूव किया था, इस वजह से +6 वैल्यू थी।
फिर यहाँ से ऊपर जाना था, तो कितने पॉइंट मूव किए, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मूव किए ऊपर के लिए। और ऊपर जाते हैं तो हमेशा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पे हमने 6 पॉइंट मूव किए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वाई एक्सिस पे हमने 5 पॉइंट मूव किए, वो हमने इधर लिख दिया। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वेक्टर में किसी भी कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। अब देखो बी से सी जाने के लिए अगर हमने ये मूवमेंट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ए से पी जाने के लिए भी यही मूवमेंट करेंगे। क्योंकि देखो बी सी आपका सेंटर में था, ये आपका हट गया, यहाँ से हमने इसकी मूवमेंट देख ली, तो कौन से 2 पॉइंट बचे, ए और पी। तो हम ए पे ये वाला पॉइंट अब लगाएंगे जो हमने बी और सी पे लगाया। तो ए से हम पहले 6 पॉइंट राइट साइड पे मूव हुए, 1 2 3 4 5 6। और फिर 5 पॉइंट ऊपर मूव हुए, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पी के कोऑर्डिनेट। अब पी के कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या आ रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले यहाँ की एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। और आपकी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 8 और 10 के बीच में खड़े हुए, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका सेंटर 9 हो जाएगा। ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। चलो यार, पार्ट 3 पे आ जाओ। पार्ट 3 में हमें कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी पी। हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अच्छा, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसा ही है। यार मुझे एक चीज का जवाब दो कि क्या इस डायग्राम में आपके पास कोई हाइट है। हाइट क्या होती है, हाइट जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। या हम हाइट किसको लेंगे, हाइट तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। हम लोग इसको हाइट नहीं बोल सकते, हम लोग इसको हाइट नहीं बोल सकते, हम लोग इसको हाइट नहीं बोल सकते, हम लोग इसको हाइट नहीं बोल सकते। तो क्या तरीका होगा कि यहाँ पे हम अपना क्या करें, यहाँ का एरिया निकालें। तो अगेन यार मुझे तुम लोग बताओ, डायग्राम में देख के तुम लोग को क्या लग रहा है। ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन से आप इधर आए, ये आपका एक ट्राइंगल है, ऐसा ही है। और फिर आप इधर आए तो ये आपका एक ट्राइंगल है। और ये दोनों ट्राइंगल पता है, ये दोनों ट्राइंगल सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला था पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 में निकाला था, इसका आंसर क्या आ रहा था, 15। इसी तरह का आपका दूसरा ट्राइंगल भी है। तो 15 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 15 × 2 30 आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने सिर्फ तुक्का नहीं मारा कि आपकी ये लेंथ ट्राइंगल्स की और ये वाली लेंथ इक्वल होंगी। इसके पीछे प्रॉपर एक रीजन है। वो ये कि यार देखो, जब तुमने इस ट्राइंगल को उल्टा किया ना, तो आपके पास इस तरह का आ गया। अब तुम लोग इस ट्राइंगल को भी जब अपने पास स्क्रीन पे रोटेट करोगे ना, तो आपके पास ये वाली हाइट आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। ये हाइट आ जाएगी और ये आपकी बेस होगी। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो बेस 5 पॉइंट की है, हाइट 6 पॉइंट की है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका आंसर देख लेना, 15 ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से किए, खुद से कुछ एज्यूम नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये आपका 15 × 2 आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। 1 मार्क का सवाल था ये, इस वजह से इस पे कोई मेहनत नहीं थी। पार्ट 4 पे आ जाओ। 10 BAC। BAC एंगल आपने ढूंढना है। BAC आपका एंगल कौन सा है, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट सी। ये वाला एंगल ढूंढना है आपने, ये वाला एंगल ढूंढना है। अब यार एक चीज याद रख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना आपके पास कभी कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं आएगा जो कि आपका 90 डिग्री नहीं होगा। और ये चीज मैंने तुम लोग को पहले पार्ट में प्रूव करके दिखा दी थी, जब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था। हमेशा हमेशा आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। तो इसी तरह जरा एक और बात सीख लो। ये जो हमने मूवमेंट की थी, 1 मिनट इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा दो। ये आपकी अगर मैं यहाँ से यहाँ की लेंथ बनाऊं और यहाँ से यहाँ की लेंथ बनाऊं, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया, जहां पे ये वाली लेंथ आपकी 90 डिग्री की होगी। अब हमने सिंपली क्या बताना है, हमने वैल्यू बतानी है 10 BAC की। तो ये आपका एंगल जो हमने मार्क किया, ये एंगल ए है। 10 होता क्या है, 10 यह कौन सा पार्ट था यार, पार्ट 4। पार्ट 4 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 है। 10 की आपकी वैल्यू क्या होती है, 10 = ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम में।
90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है? ऑपोजिट होती है। ठीक है। 90 डिग्री सामने वाली लेंथ क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और तीसरी लेंथ जो बच जाती है वो क्या होती है? एडजेसेंट होती है। क्या ऑपोजिट की लेंथ हमें गिवन है? हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने पहले निकाली भी थी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। तो लेंथ यहाँ की 6 होगी। और एडजेसेंट की लेंथ देख लो, निकाल लो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पॉइंट। तो यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ की लेंथ 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? 10 है। सिंप्लीफाई कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो आपका 10 थीटा का आंसर आ जाएगा 3/5। सिर्फ ये काम करना है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। पार्ट बी। इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू K यूनिट्स। लेंथ BC कौन सी है? लेंथ BC आपकी ये वाली लेंथ है। और इसका वो हमें बता रहे हैं क्या पॉइंट है, इसके यूनिट है K यूनिट्स, यानी इसकी लेंथ बता रहे हैं। राइट डाउन कॉस BCA। BCA कौन सा एंगल होगा? BCA, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमने ढूंढना है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अगेन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये ट्राइंगल हमें अलग पता चले। चलो, ये ट्राइंगल है। हमने ये वाला एंगल ढूंढना है। अगेन यार, ये एंगल जो है किस उसमें लाया कर रहा है? ये आपका एक नॉन 90 डिग्री में लाया कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी। देखो एक दफा फिर से आ गई। तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला एंगल ढूंढेंगे। इंस्टेड कि हम बाहर वाला ढूंढें और लंबी करें, हम अंदर वाला एंगल ढूंढेंगे। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा? ये एंगल जो है, ये आपका एंगल है। हमने इस पे कॉस की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि क्या कह रहे हैं हमें? हमें कह रहा है कॉस BCA। तो हम यहाँ पे कॉस का लगाएंगे। कॉस क्या होता है आपका? पार्ट 5। कॉस आपका होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट की लेंथ कितनी है? एडजेसेंट हमारे पास देखो इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाली लेंथ ऑपोजिट होगी। उसके बाद ये वाली लेंथ आपकी एडजेसेंट होगी और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमने यहाँ पे एडजेसेंट की वैल्यू निकाली है पहले से 10। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, देखो तुम्हारे पास एक लेंथ गिवन है 6, एक लेंथ गिवन है 10। एक 90 डिग्री ट्राइंगल की दो लेंथ गिवन है आपके पास। यहाँ पे क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, H² इज इक्वल टू A² प्लस B²। हाइपोटेन्यूज अननोन है, तो आपका ये 10² प्लस 6²। और ये आपका स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अंडर रूट 136। और इस, एक मिनट। तो ये आपका अंडर रूट 136, ये आपका आंसर आता है एच का 2√34। मैंने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली है क्योंकि ये अभी लेंथ आगे यूज होगी। ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू भी आ गई। सिंपली वैल्यूज इनपुट करो। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी थी? एडजेसेंट की वैल्यू 10 थी। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है? 2√34। सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आपका हो जाएगा 5/√34। लेकिन यार ये कौन सा एंगल ढूंढना है? हमने अंदर वाला एंगल ढूंढा है, लेकिन हमने ढूंढना कौन सा था? बाहर वाला। तो हम इसका साइन फ्लिप कर देंगे, ये पॉजिटिव में है ना, तो हम इस पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। -5/√34। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा यार, अगेन ये बात देख लो, सप्लीमेंट्री एंगल इसमें बहुत यूज होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इटसेल्फ बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है। उसकी मुश्किल से 5 चीजें, एक मिड पॉइंट है, एक ग्रेडियंट है, ठीक है, एक लेंथ है आपकी, एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। और फिर इसके अलावा एज सच आपका कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वेक्टर्स के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ट्रिग्नोमेट्री के साथ इस तरह से मिलके आ रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ लाजमी मिलके आता है। उसमें आपकी दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है ट्राइंगल टेस्ट। ठीक है। ये ट्राइंगल्स आपके लाजमी टेस्ट होंगे। अब इसका एरिया निकालने को आ सकता है, लेंथ निकालने को आ सकती है। ठीक है।
इसके अलावा आपकी ये सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने बिल्कुल लगाई। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को लेके एक चीज से इजी हो सकते हैं हम लोग, ये कि हमेशा ना 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। इसके अलावा ट्राइंगल टेस्ट नहीं होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब वो तुम्हारी इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है कि तुम कितने स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर यहाँ पे लग के आता है वेक्टर्स आपका, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पी बताना था पैरेललोग्राम ए बी सी पी का। तो अगेन इसमें अगर हमें ये वेक्टर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते पॉइंट पी ढूंढने में। ये भी बड़े कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन है। आपको 3 पॉइंट देगा, चौथे पॉइंट को ढूंढने को बोलेगा। पैरेललोग्राम में आ सकता है, रेक्टेंगल में आ सकता है, और स्क्वायर में आज तक देखा तो नहीं है लेकिन आ सकता है, अगेन आ सकता है, रोम्बस में आ सकता है। ये सब चीजें होती हैं इसकी। ठीक है, अच्छा यार, एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे आ जाओ। अच्छा, एक मिनट, पार्ट बी में क्या कह रहा था? इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू के यूनिट। एक मिनट यार, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पूरा सही से नहीं पढ़ा था, एक मिनट। यहाँ पे हमने आंसर इन टर्म्स ऑफ के देना था, कह रहे गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ के। तो हमने यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाली है ना, ये काम नहीं करना है हमने। हमने इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ लिखना है के। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज जो है ना वो के है। इसको इस हिसाब से कर लो। मुझे लगा सॉल्व करना होगा, लेकिन चलो अच्छा है, एक चीज सीखने को मिल गई कि अगर तुम लोगों ने ढूंढना होता तो इस तरीके से ढूंढते। तो ये आपका, चलो फिर से कर लेते हैं। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? एडजेसेंट की वैल्यू 10 है। और नहीं 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 नहीं, एडजेसेंट की वैल्यू 10 तोड़ी है भाई, क्या हो गया? एक लेंथ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट है। एडजेसेंट की वैल्यू 5 है। तो 5 ओवर के। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम एडजेसेंट की पूरी लेंथ ले ली थी, क्योंकि ये लेंथ भी हमारी पूरी एडजेसेंट की थी ना, 10 यूनिट की। मैंने आई थिंक वो ले ली थी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ही चाहिए ना मैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट था आपका एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज की जगह के रखना था। तो इसकी जगह सिंपली हम लोग, क्योंकि दूसरा एंगल ढूंढना है, तो ये आपका हो जाएगा -5/के। दैट्स इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। क्वेश्चन 5 पे हमें कह रहा है पार्ट ए में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line 2y is equal to 3x plus 15 crosses the y-axis। crosses the y-axis का क्या मतलब है? कि ये आपका क्या है? ये आपका y-इंटरसेप्ट है। और y-इंटरसेप्ट पे आपका x क्या होता है? x आपका 0 होता है। यानी एक कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है, और दूसरा हमने ढूंढना है। तो हम लोग सिंपली ये वाले कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है? 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो 2y इज इक्वल टू 3x की जगह रखेंगे 0 प्लस 15। तो 2y इज इक्वल टू 3 0 हो जाता है, उसको हम नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 15 बचा। 2 को दूसरी साइड पे भेज देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2। और इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। तो x का कोऑर्डिनेट 0 था, और आपका y का कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाल लिया 7.5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, पॉइंट इसके। ठीक है, यहाँ पे वो तुम्हें ये भी बोल सकता है क्रॉसेस द वाई एक्स एक्सेस। तो उसमें तुम फिर वाई की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डॉजी सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ना रेशो के साथ मिलके आया है। और आपका जो वेक्टर्स का जो टॉपिक है, मतलब मेन जो वेक्टर्स का टॉपिक है, वो भी ज़्यादातर टाइम रेशो के साथ मिलके आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रेशो के साथ कभी कभी मिला देते हैं। तो इसको ना जरा देखते हैं। क्वेश्चन 7 पढ़ो। M is the midpoint of the line joining P and Q। देखो, एक पॉइंट आपका P है, ठीक है, और ये एक पॉइंट आपका Q है, और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो M है। ये इस इंफॉर्मेशन हमें पहली लाइन में दी है। R lies on PQ प्रोड्यूस्ड। ये कीवर्ड याद रख लो। प्रोड्यूस्ड का मतलब आपका होता है एक्सटेंड करना। यानी पी क्यू जो है ना आपकी, पी क्यू जब एक्सटेंड हुई है तो आपका पॉइंट आ रहा है। सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3 PQ। ये असल खतरनाक चीज है जो कि डरा के रख देती है। इसमें डरने वाला कुछ नहीं है। छोटी सी टेक्निक है, वो ये कि हमेशा जो आपके ये वेरिएबल्स है ना, इनको एक जगह पे ले आओ, नंबर्स को एक जगह पे ले आओ। जैसे यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे नंबर 3 है, इस नंबर को यहीं रहने दो, और पी क्यू को दूसरी जगह ले आओ। तो ये आपका हो जाएगा पी आर ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 3।
3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, नीचे आपका 1 होगा। अब जरा इसको पढ़ो, हमें कह रहा है पी आर जो है ना वो रेशो की टर्म्स में आपका 3 है, और पी क्यू है ना जो आपका, वो रेशो की टर्म्स में 1 है। यानी पी से लेके क्यू तक रेशो की टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, ये यहाँ का आपका 1 होगा। अच्छा, उसने हमें बोला था कि पी क्यू लाइन जो है ना आपकी एक्सटेंड हुई है, यानी हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कहीं पॉइंट आर लाई कर रहा होगा, प्रोड्यूस का ये मतलब होता है। पी से क्यू की लेंथ अगर 1 है, पी से लेके आर की कितनी है, 3 है। पी से लेके आर की लेंथ कितनी है, 3 है। अच्छा मुझे बताओ, अगर पी से लेके आर तक की लेंथ 3 है, तो क्या हम क्यू से लेके आर तक की निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। यार ये टोटल 3 है, 3 में से पी और क्यू पे हिस्सा चला गया 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो क्यू से लेके आर की लेंथ आपके पास आएगी 2, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, क्या है, फाइंड पी रेशो ऑफ पी एम इज टू पी आर। पी से लेके एम का रेशो इज टू पी से लेके आर का रेशो। पी एम का रेशो कितना होगा, यार देखो, पी से क्यू अगर आपका 1 है और एम आपका मिड पॉइंट है, तो आपका पी से लेके एम का कितना होगा, 1/2। एम से लेके क्यू तक कितना होगा, 1/2। तो एक हमारे पास आया पी एम का 1/2 रेशो। पी आर का रेशो कितना है, पी आर का रेशो हमने अभी निकाला कितना था, 3 था। तो इस टू 3। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? रेशो ना हम इतना नहीं देते, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यार, रेशो का क्या मतलब होता है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। यानी 1/2, सॉरी 1/2 डिवाइडेड बाई 3। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/1 को रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, 1 × 1 इज 1, 2 × 3 इज 6, 1/6 आ रहे ना। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखो, ये आपका कितना हो जाएगा, 1:6। ये हमारा इसका आंसर आएगा 1:6 का, ठीक है। अच्छा, ये असल में इसका मुश्किल पार्ट था, जो कि मोस्टली बच्चों से अपने टाइम पे नहीं हुआ होगा। ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों का दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन देखो कितने मार्क का था, 1 मार्क का। ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, एक ही मार्क गया है यहाँ पे। आगे आओ, पार्ट बी में हमें कह रहा है P इज 1, -2, Q इज 5, 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। हमें P के और Q के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। हमें कह रहा है ग्रेडियंट, सॉरी, हमें मिड पॉइंट बता दो यहाँ पे। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम बताने हैं, कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। एक हो गया x1, एक हो गया y1, एक हो गया x2, एक हो गया y2। तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 6+-2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा 5+1 इज 6, तो 6/2। 6+-2, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 2 कितना होता है, 4। 4/2, 6/2 इज 3, 4/2 इज 2। ये हमारे एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम लोग नोट करो, ऊपर उसने कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया जिसके सिर्फ 1 मार्क थे, और नीचे कितना ही आसान क्वेश्चन दिया है, मेरे ख्याल से इसका भी 1 ही मार्क होगा। अगर तो बच्चा यहाँ पे परेशान हो जाता पहले पार्ट में कि ये P M/P R कैसे निकल रहे, तो पार्ट बी भी छोड़ देता वो। अगर तो उसका दिमाग थोड़ा छोटा सा होता, पार्ट बी छोड़ देता, यहाँ पे उसका 1 मार्क फजूल का चला जाता। ये एग्जामिनर का ना तरीका है, भले आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, भले O लेवल में हो, भले A लेवल में हो, भले IGCSE में हो, एग्जामिनर हमेशा मुश्किल क्वेश्चन के नीचे ना आसान क्वेश्चन देता है, ये उसका काम है। अब बच्चा अगर पहली पार्ट में परेशान हो गया, वो सेकंड पार्ट पढ़ने की तौफीक भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। तो ये काम नहीं करना यार, नीचे हमेशा ना आसान क्वेश्चन ही होते हैं। अभी देख भी लो आगे जरा, क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है द लाइन 4x + ky + 10 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू Q 5, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ भी नहीं है, हमें k की वैल्यू बतानी है, और उसने हमें बताया कि ये लाइन जो है ना इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। हम लोग ये वाली इंफॉर्मेशन जरा इसमें पुट करके देख लेते हैं, और देखते हैं कहाँ पे हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो 4x की जगह रखेंगे 5 + k, y की जगह रखेंगे 6 + 10 इज इक्वल टू 0। 5 × 4 = 20 + 10 + 6 मल्टीप्लाई बाय k इज 6k इज इक्वल टू 0। 20 + 10 इज 30 इज इक्वल टू 6k।
सॉरी 30 + 6 के, यार 6 इज इक्वल टू नहीं है, 30 + 6 के इज इक्वल टू 0। तो 6 के को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 30 को दूसरी साइड पे भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू -30। 6 को उधर ला के डिवाइड कर दो, तो k इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई 6, और आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी k की वैल्यू -5 आ जाएगी। बस ये करना था, देखो कुछ भी नहीं किया हमने, हमने इसको देखा भी नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोले, हमने सिंपली, हमें जहाँ एक लाइन दिखी और हमें ये बताया गया कि ये इस पॉइंट से गुजर रही है, हमने ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे x की जगह और y की जगह पुट किए, खुद ब खुद हमारी के की वैल्यू आ गई। ये भी आपका 1 मार्क का सवाल था। पार्ट सी, द लाइन विथ इक्वेशन 2y + 3x + k इज इक्वल टू पासिस थ्रू द पॉइंट P। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है और वो पॉइंट P के थ्रू गुजर रही है। पॉइंट P कौन सा था, पॉइंट P ये रहा, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें कहा दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें ये दिए हुए क्या है, 1, -2, 1, -2, सिंपली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। तो 2, आपकी x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, -2, +3, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, प्लस के इज इक्वल टू 0। -4 + 3 इज -1, प्लस के इज इक्वल टू 0। के को सब्जेक्ट बनाओ, -1 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा के इज इक्वल टू 1। और ये हमारा क्वेश्चन अगेन खुद ब खुद सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था, सेम ही पार्ट थे, ऊपर भी हमने के की वैल्यू बतानी थी, नीचे भी हमने के की वैल्यू बतानी थी, और हमारा काम यहाँ पे हो गया। अच्छा जी, पार्ट 2, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। दिस लाइन का क्या मतलब है, दिस लाइन का मतलब है ऊपर वाली लाइन, और ऊपर कौन सी लाइन है, ऊपर आपकी ये लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है हमारी, 2y इज इक्वल टू 3x, और k की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे कितनी है, यार मैं इज इक्वल टू क्यों लगा देता हूँ, 2y + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की हमने ग्रेडियंट की वैल्यू बतानी है। ग्रेडियंट बताने का आसान तरीका है, पहले इस इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लो, तो 3x + 1 को दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो 2y इज इक्वल टू +3x + 1, इधर जाके -3x - 1 हो जाएगा, और इधर लाके 2 को डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2x -1/2। कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx + c की वैल्यू आपकी -1 है, और ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी कितनी है, -3/2। तो यहाँ पे हम आंसर सेक्शन में लिख देंगे -3/2, और ऊपर k की वैल्यू भी लिख दो, आंसर सेक्शन में गिवन था 1 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन 13 में हमें कह रहा है पार्ट ए में, द लाइन 2y इज इक्वल टू 6 - 3x मीट्स द y एक्सिस एट a एंड द x एक्सिस एट b। अगर तुम लोग को याद हो, ये मैंने तुम लोग को अलग से करवाया था, असल में वो ये वाला क्वेश्चन था। अब इसको जरा देख लो, हमें एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, हमें एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, और हमें कह रहा है ये लाइन y एक्सिस पे मीट करिए एट पॉइंट ए। यार y एक्सिस पे जब मीट करेगी ना, आपकी x की वैल्यू 0 होगी, और जब x एक्सिस पे मीट करेगी तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बनेंगे, इधर 0, y बनेगा a का, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक मिनट, हाँ, b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x, 0। सिंपली यार एक दफा a के पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग b के पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। 2 मार्क का सवाल है, जल्दी से करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 6 - 3x, 2y इज इक्वल टू 6 -3, x की वैल्यू 0 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म ही हो जाएगा, तो आपका बचा 2y इज इक्वल टू 6, 2 को उधर भेजो 6 के साथ डिवाइड होने के लिए, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो आपके a के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0, 3। इसी तरह b के लिए कर लेंगे, आपकी इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 6 - 3x, तो 2y की जगह रखेंगे 0 इज इक्वल टू 6 - 3x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आपका 0 ही हो गया, 0 इज इक्वल टू 6 - 3x, -3x को दूसरी साइड पे भेजो, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, 2, 0। a के कोऑर्डिनेट्स आए 0, 3, b के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 2, 0। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा,
द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन की बात हो रही है? यार इसी लाइन की बात हो रही है। अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास, देखो, तुम्हें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ठीक है, जो कि आपके इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। या तो आप ये वाई x1 y1 x2 y2 करके ग्रेडियंट के फॉर्मूले लगा के ढूंढ लो, या देखो मैं क्वेश्चन भी तो गिवन है ना, हम इसमें y को सब्जेक्ट बना के भी ढूंढ सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो हम लोग दोनों अप्रोचेस ले सकते हो, मुझे इक्वेशन वाला आसान लगता है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो 2y इज इक्वल टू 6 - 3x। तो ये आपका पहले अरेंज कर लो, -3x को पहले लिख लो, -3x + 6, 2 को दूसरी साइड में भेज दो। 2y इज इक्वल टू -3, हाँ 2y नहीं था, 2 को दूसरी साइड पे भेज रहे हैं ना, तो y इज इक्वल टू -3/2x + 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपकी इक्वेशन एंड में क्या बचेगी? y इज इक्वल टू -3/2x + 6। कंपेयर करो लो ओरिजिनल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx + c की वैल्यू आपकी 3 है, ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी -3/2 है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा, अगर तो आपकी सब्जेक्ट मेकिंग वीक है, पहली बात तो वीक होनी नहीं चाहिए क्योंकि पूरे मैथ्स में वही चल रही होती है, लेकिन अगर फिर भी वीक है ना, तो फिर ये लाइन वाले तरीके की तरफ मत जाना, फिर तुम ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले की तरफ जाना, नहीं तो इसमें फजूल के मार्क्स जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी पे आ जाओ। एनदर स्ट्रेट लाइन, अब ये किसी और स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। एनदर स्ट्रेट लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट पी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, और इसे लिख के भी दे दिया, पी के कोऑर्डिनेट -4, 0 है, एंड पासिस थ्रू क्यू 2, 18। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू के मिड पॉइंट की वैल्यू बतानी है। दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू -4 है, प्लस x2 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की वैल्यू 0 है, प्लस y2 की वैल्यू 18 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 18 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रह जाएगा -1, 9। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, एक मिनट रुको, आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L इज x + 2y इज इक्वल टू -1। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। देखो कितनी दफा आ चुका है ये क्वेश्चन। अगेन तुम्हें लाइन दी हुई है, ग्रेडियंट बता दोगे। तो लाइन लिख लो, क्या है लाइन? है आपकी x + 2y इज इक्वल टू -1। x को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -x - 1। 2 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो y इज इक्वल टू -1/2x -1/2। यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे -1 लगा दिया मैंने, और 2 यहाँ पे आके दोनों के साथ डिवाइड हो गया। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx + c। c की वैल्यू है आपकी -1/2, और ग्रेडियंट की वैल्यू भी -1/2 है। तो पार्ट 1 का आपका आंसर आ गया -1/2। पार्ट बी पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू L। हमने इक्वेशन ढूंढनी है एक और लाइन की जो कि पैरेलल है लाइन एल के, यानी ग्रेडियंट जो है आपका वो सेम होगा। और ग्रेडियंट कितना था? -1/2 था। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 5। पॉइंट भी हमें उसने दे दिया, ग्रेडियंट भी हमें दे दिया। इक्वेशन बनाना बड़ा आसान काम है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। तो y - y1 की वैल्यू आपकी 5 है, इज इक्वल टू कितना आया था? -1/2। x - x1 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका हो जाएगा y - 5 इज इक्वल टू -x/2। ठीक है। तो -5 को दूसरी साइड पे भेज दो, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 + 5। अब इसके आगे अगर तुम लोग चाहो तो एलसीएम लेके दोनों के नीचे सेम नंबर ला सकते हो, कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। आंसर यहाँ पे आपका वैसे भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू -x/2 + 5। अच्छा यार, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं।
और फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये वो क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था कि वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। इसको मैं अगर रैंक करूँ तो ये सेकंड पे आना चाहिए, ठीक है, अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से। पार्ट सी में हमें कह रहा है द लाइन एल विथ इक्वेशन 2x - 5y इज इक्वल टू के पासिस टू द पॉइंट क्यू। हमें बता दिया एक लाइन है आपकी, एक पॉइंट क्यू के थ्रू गुजर रही है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली इस इक्वेशन में ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। ये x1 है, ये y1 है। तो 2x की वैल्यू थी 7 - 5, y की वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू के। 7 2 ज़ा 14 -5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू के। और 14 - 10 कितना होता है? 14 - 10 4 होता है। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। पहला पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ जरा असल पार्ट पे। पार्ट टू, द लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू एल। अगेन लाइन पैरेलल है। जहां पे भी वर्ड पैरेलल देखे हमें पता है ग्रेडियंट जो है वो हमारा सेम होता है। अच्छा, लाइन एल का ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट किया था? हमने लाइन एल का ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं किया था। कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी लाइन एल की इक्वेशन क्या थी? ऊपर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2x - 5y इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू रख लो, कितनी थी? 4। y को सब्जेक्ट बनाना है लेकिन नेगेटिव में, हम इसको इधर ले आएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। एक मिनट रुको, आईपैड ना खुद ब खुद ग्लिच हो जाता है चलते चलते। हाँ जी। हाँ, तो 2x + 4 इधर आके -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 2x - 4। 5 को दूसरी साइड पे भेज दो तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/5x - 4/5। तो y इज इक्वल टू mx + c के हिसाब से आपकी c की वैल्यू हो जाएगी -4/5 और ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो हमारी जो दूसरी लाइन है इसमें भी आपका ग्रेडियंट कितना होगा? 2/5 होगा। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें उसने बोला क्या है? हमें उसने बोला है कि द लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू l। हमें इस इक्वेशन में एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस इक्वेशन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं। इस इक्वेशन की ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी? जब इसका y सब्जेक्ट बना हुआ होगा। तो x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। एक्स को दूसरी साइड पे भेज दो तो ए वाई इज इक्वल टू -x + 3। और a को फिर इधर भेज दो तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -x + 3/a। और इसको हम लोग चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -x/a + 3/a। अच्छा, हमें ये बात पता है x के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर आना चाहिए? आपका 1 आना चाहिए। इसको मैं राम राम से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डॉजी सा कॉन्सेप्ट है। तो एक मिनट रुको। क्या था यार, मैं खुद भूल गया। -1x/a। अच्छा, इस लाइन के हिसाब से इसका ग्रेडियंट जो आ रहा है वो आ रहा है -1/a। इस लाइन के हिसाब से इधर का ग्रेडियंट जो आ रहा है वो आ रहा है -1/a। अच्छा यार, एक मिनट, जरा एक मिनट, मैंने ऊपर का ग्रेडियंट सही निकाले? मैं एक मिनट चेक कर लूँ। 2x - 5y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी थी? 7,2 थे ना क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो 2x - 5y 14 - 10 4, ठीक है। और फिर इधर हमने 4 को इधर भेजा तो -4, -5y को इधर भेजा तो पॉजिटिव 5y। 2x - 4, 5 को इधर भेज दिया, 2/5 -4, ठीक है। ग्रेडियंट हमारा 2/5 था, ठीक है। और यहाँ पे x + ay इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू l थी। तो x + ay इज इक्वल टू 3, ay को यहाँ पे रखा, x को दूसरी साइड पे भेजा तो -x + 3। हाँ ठीक है। इस लाइन के हिसाब से हमारा ग्रेडियंट जो आ रहा है वो आ रहा है -1/a। लेकिन हमारा आना क्या चाहिए? हमारा आना चाहिए 2/5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि -1/a आपका इक्वल है 2/5 के?
ये दोनों सेम चीजें सेम ही होंगी ना। इस लाइन के हिसाब से ग्रेडियंट क्या आ रहा है, -1/a। और हमारा ऊपर वाली लाइन के हिसाब से क्या आना चाहिए, 2/5। तो यहाँ पे ना सिंपली अब हमने ए को सब्जेक्ट बना लेना है। -1/a इज इक्वल टू 2/5 था। ए को आपका डिनोमिनेटर में फ्लिप कर दो, तो ये आपका हो जाएगा a/-1 इज इक्वल टू 5/2। -1 को दूसरी साइड में भेज दो मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये हमारा a का आंसर आ गया। अब देखो असल में ना, मैं तुम लोगों को बताऊं हुआ क्या। मुझे एक चीज बताओ, हमारा ऊपर वाली लाइन के हिसाब से ग्रेडियंट क्या आ रहा था, -2/5 आ रहा था। और इस वाली लाइन के हिसाब से ग्रेडियंट क्या आ रहा था, -1/a। और हमारी a की वैल्यू क्या आई, -5/2। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए कि ग्रेडियंट में डिफरेंस क्यों आया, मैं इस -1/x में ना, -1/a में इस a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो हमारी आई थी। -1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी थी, -5/2। तो ये आपका होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2/-5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एट द एंड रह क्या जाएगा, आपका एट द एंड 2/5 ही रहेगा। तो कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। जब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे ना, तो एट द एंड वो क्या बन जाएगा, 2/5 ही बन जाएगा। बस कंपेयर करना था हमने। तो हमने सिंपली ये किया कि हमें जो इक्वेशन गिवन थी, हम उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना आता है y=mx+c होती है। उसमें हमने देखा x के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, ग्रेडियंट की होती है। और वो क्या आ रही थी, -1/a। लेकिन हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, 2/5। तो हमने उन दोनों को इक्वल टू पुट करके सिर्फ और सिर्फ a को सब्जेक्ट बना लिया, और a की हमारी वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है। ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन में था, और मुझे पता है जब ये आया होगा, नहीं हुआ होगा मोस्टली बच्चों से। और अगर इस तरह का वापस भी आ जाए कोई नया सा कॉन्सेप्ट, तो नहीं होता। लेकिन अगेन ये मेरे ख्याल से 1 या 2 मार्क का था हार्डली। तो अगर ना भी आए समझ पेपर के टाइम पे इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट, तो टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है। अच्छा। अच्छा यार, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो, हमें कह रहा है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y = x+4। अब देखो दो लाइंस की बात हो रही है। एक फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइन ऐसी है, ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है वो आपकी इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये लाइन जो है ये हमारी परपेंडिकुलर है, और जो नीचे वाली लाइन होगी हमारी, उसकी हमें इक्वेशन दी हुई है कितनी, 2y = x+4। ठीक है। अच्छा, लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट 1,8। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसका नाम है लाइन एल। अब ये फॉर एग्जांपल आगे कहीं जा रही होगी, तो ये एक पॉइंट के साथ मिल रही है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,8। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज दिस। ये अभी हमारे काम की बात नहीं है, हम जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है। ठीक है। हमने इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स और वाई के। एक काम हमारा पहले से हुआ हुआ है। और दूसरी चीज हमें उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है। अब अगर इस लाइन का ग्रेडियंट ढूंढना हो, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने लाजमी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा पॉइंट हमें नहीं गिवन। तो हम क्या करते हैं, हमें जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है, हम इसके ग्रेडियंट निकालते हैं और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। ग्रेडियंट निकालने का क्या तरीका है, हम पहले इसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो y = x+4/2। और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y = x/2 +4/2। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। और यहाँ x के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो 1 होगा। इसको कंपेयर अगर हम करें अपनी इक्वेशन से, y = mx+c वाली, तो आपका ग्रेडियंट जो है वो क्या है, एक मिनट इसको मैं साफ सुथरा लिख लूँ। आपका जो ग्रेडियंट है वो आ रहा है 1/2, और वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो है 2। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट होता है, तो हम लोग इस ग्रेडियंट को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये ग्रेडियंट किसका है, ये हमारी इस लाइन का है। हमें किस लाइन का चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन का। तो हम 1/2 का क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। 1/2 है ना, 1/2 को उल्टा करते हैं तो क्या होता है, 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बेसिकली -2 आपका ग्रेडियंट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 को हम नहीं मेंशन करते।
अब हमारा काम आसान है, हमारी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस वाई वन की वैल्यू आपके पास 8 है, इज इक्वल टू ग्रेडियंट आपके पास आया -2, x माइनस एक्स वन की वैल्यू आपके पास 1 है। तो y माइनस टू -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपका हो जाएगा -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 आपका हो जाएगा +2। y को सब्जेक्ट बनाना है तो -8 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x +2 +8। तो एट द एंड आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x +2 +8 इज 10। अब देखो हमें इक्वेशन जो शो करनी थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 10 -2x, और हमारी क्या आ रही है, y इज इक्वल टू -2x + 10। सेम चीज है, सिर्फ और सिर्फ उसने y इंटरसेप्ट को पहले लिखा हुआ है, तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 और -2x को बाद में लिख देंगे। हमारी एग्जैक्ट वही इक्वेशन आ गई जो हमने शो करनी थी, यहाँ पे हमारा काम हो गया। यहाँ पे आप इसके आगे ये लिख दो कि हेंस शोन, या डायरेक्टली शोन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस शोन लिख दो या प्रूव लिख दो। अगर क्वेश्चन ने लिखा हुआ है शो तो तुम लिख दोगे शोन, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव तो तुम लिख दोगे प्रूवन। ठीक है, ये चीज होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कह रहा है ए इज द पॉइंट -1, 3 एंड बी इज द पॉइंट 5, 5। दो पॉइंट से आपके कैलकुलेट, हमने लेंथ देखनी है ए बी की। सिंपली हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं, एक को x1 एक को y1, एक को x2 एक को y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का, लेंथ का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। L इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास -1 है, तो ये आपका इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू √5 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 आपका कितना होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टी कितना होता है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, तो एट द एंड आपके पास रह जाएगा √40, और इसको हम लोग डेसिमल में ट्रांसफर कर देंगे, तो √40 आपका आंसर आ जाएगा 6.3245। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा, पार्ट 2 पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, हमने इक्वेशन ढूंढनी है उस लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें ऊपर दिए हुए हैं, इसको जरा डायग्राम में देखते हैं क्या चीज चल रही है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये इस तरह की आपकी कोई लाइन होगी। ठीक है, और इस लाइन का हमें एक चीज बताइए कि जो परपेंडिकुलर लाइन है अपना आपकी, इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का जो मिड पॉइंट है, इसको एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये लाइन आपके इस पॉइंट के थ्रू गुजर रही है और यहाँ पे किसका एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। अब हमें ना तो इस लाइन का कोई कोऑर्डिनेट बताया है, ना हमें इस लाइन का कोई ग्रेडियंट बताया है। हम लोग पूरा काम करेंगे, 4 मार्क का सवाल है ये। सबसे पहले हमें ये पता है ये लाइन आपकी मिड पॉइंट के थ्रू गुजर रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, जो कि हमारा ऑल्सो इस लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा। तो ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढते हैं, मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 5 प्लस x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y2 की वैल्यू है 5 प्लस y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस माइनस ये आपका होता है माइनस, तो 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 5 प्लस 3 आपका होता है 8 डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 और 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी ये वाले 2, 4। अब देखो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिए। अब और क्या चाहिए, हमें इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए।
लेकिन अगेन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इससे हम ग्रेडियंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम ए बी का ग्रेड निकालेंगे फॉर्मूले के थ्रू और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस वाई वन, तो y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है, तो x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर आएगा 1/3। ये ए बी का ग्रेडियंट है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने करना होगा, तो पहले फ्रैक्शन उल्टा कर दो, 1/3 है, तो आपका ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, 1/3 का उल्टा करो तो 1/3 का उल्टा होता है 3/1, साइन वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, तो बेसिकली आपका ग्रेडियंट जो आएगा ना वो आएगा -3। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, हमने ग्रेडियंट भी निकाल लिया, हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए जिसके थ्रू ये लाइन पास हो रही थी। अब सिंपली इक्वेशन पुट करते हैं अपनी, हमारी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू ग्रेडियंट है -3, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है 2, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय x इज -3x, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +6, -4 को दूसरी साइड पे भेज दो ताकि y सब्जेक्ट बन जाए, तो y इज इक्वल टू -3x + 6, -4 इधर आके +4 हो गया होगा, तो y इज इक्वल टू -3x + 6 + 4 इज +10, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे इक्वेशन का। हमें क्या करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने उस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी थी जो ए बी के परपेंडिकुलर होती है। जब भी लाइन परपेंडिकुलर होती है देखो एक ही काम होता है, ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लो, तो हमने ए बी का ग्रेडियंट देखा, वो आ रहा था 1/3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होता है -3। फिर दूसरी चीज हमें चाहिए होती है कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में नहीं बताए, लेकिन उससे ये बोल दिया कि ये जो लाइन है ना आपकी, ये ए बी के मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो हमने ए बी के मिड पॉइंट देख लिए, वो आ रहे थे 2,4, तो हमारे पास फिर इस तरह से कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ग्रेडियंट भी आ गया, हमने उसको y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस एक्स वन वाली इक्वेशन में पुट करके अपनी इक्वेशन ले आए। ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये भी आसान सा ही है, इक्वेशन वाली क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 18, a is the point 0,3, b is the point 1,5 and c is the point p, -1, find the equation of line AB। इक्वेशन के लिए अगेन हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होते हैं, हमें उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है। पॉइंट्स तो यहाँ पे हम कोई भी उठा सकते हैं, 0,3 भी उठा सकते हैं, 1,5 भी उठा सकते हैं, क्या p, -1 उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, क्यों, क्योंकि यार ये p आपका वेरिएबल है, अगर तो क्वेश्चन खुद बोलता ना कि वेरिएबल की टर्म्स में आप इक्वेशन बनाओ तो फिर हम ये उठा सकते थे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो हम कौन से पॉइंट्स उठाएंगे, a और b के, सिर्फ ग्रेडियंट नहीं गिवन, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ए के पॉइंट्स को x1 y1 नाम दे देते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2, एक मिनट, हाँ बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 नाम दे देते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो 5 - 3 ओवर x2 माइनस x1, तो 1 - 0, 5 - 3 इज 2, 1 - 0 इज 1, 2 डिवाइडेड 1, इसका आंसर आएगा 2। ग्रेडियंट आ गया, अब सिंपली इक्वेशन पुट कर लो अपनी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है, वाई वन की वैल्यू हम लोग किसको लें यार, चलो ए के पॉइंट्स को ले लेते हैं, 0,3 वाले को, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू ग्रेडियंट आया आपके पास 2, फिर x माइनस एक्स वन की वैल्यू है 0, तो y -3 एज इट इज रहेगा, x -0 आपका बेसिकली x ही बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है 2x, -3 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो y इज इक्वल टू 2x + 3, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे 2x + 3। अच्छा जी, द ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC इज -3/4। अब देखो एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ p कैसे निकालेंगे।
देखो जैसे मिड पॉइंट की रिवर्स वर्किंग होती है ना, इसी ना ग्रेडियंट की भी रिवर्स वर्किंग होती है। इतनी टेस्ट नहीं होती, लेकिन आनी चाहिए। तो देखो, ग्रेडियंट ऑफ बी सी, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5 क्वेश्चन में गिवन है। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये भी क्वेश्चन में गिवन है p,-1। और हमें ग्रेडियंट की वैल्यू क्या दी हुई है? ग्रेडियंट की वैल्यू -3/4 दी हुई है। अब सिंपली जैसे हम ग्रेडियंट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। बस फर्क ये है, हम लोग यहाँ पे नाम देंगे x1 y1, यहाँ पे नाम देंगे x2 y2। नॉर्मली सॉल्व करो तो m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है -1, माइनस y1 की वैल्यू है 5, ओवर x2 की वैल्यू है p, माइनस x1 की वैल्यू है 1। अब देखो, एक अभी तक हमने वही काम किया जो करते हुए आए हैं। फर्क ये है, ये जो m लिखा था ना मैंने, इस m की जगह तुम लोग इस m की वैल्यू पुट कर दोगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, क्या थी? -3/4। -3/4। इसको हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लोगे। तो -3/4 इज इक्वल टू -1 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 1 = 6, साइन आएगा बड़े नंबर का, और नीचे आपका रहेगा p-1। तो देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 के साथ आपका आके p-1 मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 6 के साथ आपका 4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका होगा 3 × p = 3p, 3 × -1 is -1 इज इक्वल टू 6 × 4 = 24। अब -3 को दूसरी साइड पे भेज देते हैं, तो ये आपका रह जाएगा 3p इज इक्वल टू 24 + 3। 24 + 3 कितना होता है? 24 + 3 आपका 7 होता है, नहीं 27 होता है। ठीक है, p को सब्जेक्ट बना लो, 3 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो p आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27/3। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड है। इसमें रियली टेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें ग्रेडियंट आपको गिवन था और एक पॉइंट की वैल्यू ढूंढनी थी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, हम जैसे ग्रेडियंट का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं वैसे ही किया। बस एक चेंज किया आया, हमने ग्रेडियंट की m लिखने के बजाय m की वैल्यू लिख दी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और फिर जैसे नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करके यहाँ पे p की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा जी, आगे आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है, इन द डायग्राम ए इज द पॉइंट -4, -1। ये आपका पॉइंट ए है। ए सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, पार्ट ए, द इक्वेशन ऑफ बी सी इज y + 2x = 4। आपकी बी सी की जो इक्वेशन है वो ये है, y + 2x = 4। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अच्छा, थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता चलता है। हमें उसने एक इंफॉर्मेशन दी कि आपकी लाइन ए सी जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट सी ये रहा, और ये आपका एक्स एक्सिस है। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यार मुझे बताओ, ये लाइन आपकी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी अगर मैं ए से राइट साइड पे जाऊं तो भी वाई एक्सिस सेम होगा, और अगर मैं सी से लेफ्ट साइड पे जाऊं तो भी वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होगा जहां पे इंटरसेक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर ए का वाई कोऑर्डिनेट -1 है ना, तो सी का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, और एक्स अभी हमें नहीं पता जो कि हमने ढूंढना है। फिर सेकंड चीज, उसने हमें बताया कि बी सी की इक्वेशन ये है। तो बी सी कौन सी लाइन है? बी सी आपकी ये वाली लाइन है, और उस पर आपका पॉइंट सी लाई कर रहा है। तो सेम बस वही काम है, हम लोग इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए, हमारी इक्वेशन है y + 2x = 4। एक काम करते हैं, पहले y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो +2x किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को बनाना है ना, तो y को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो 2x इधर ही रहेगा, 4 - y, और 2 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो x = 4 - y/2। और y की वैल्यू हमारी कितनी थी? -1 थी। तो x = 4 - y की वैल्यू है -1/2।
तो x इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 आपका 5 होगा, 5/2। और इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो ये आपका आ जाएगा 2.5। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले वैल्यू इनपुट क्यों नहीं की। हमारे पास दोनों अप्रोचेज होती हैं, दोनों कर सकते हैं कि जिसकी आपने पहले वैल्यू ढूंढनी है आप उसको सब्जेक्ट बना लो और एंड में लाके वैल्यू पुट कर दो, या आप शुरू में ही यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो और फिर इस वाई को क्या कहते हैं, वाई की, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वाई को सब्जेक्ट बना लो। नहीं, एक मिनट, हाँ, वाई की वैल्यू इनपुट कर दो और एक्स को सब्जेक्ट बना लो। दोनों अप्रोचेज होती हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, बस केयरफुली तुम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है, उसमें गलती हो सकती है, वैसे कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला पार्ट यही था और हमने एक्स की कोऑर्डिनेट बता दी 2.5 है। पार्ट बी पे आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ ए बी इज वाई इज इक्वल टू x+3। ये आपकी इक्वेशन है ए बी की, और इसकी हमें बताइए वाई इज इक्वल टू x+3। राइट डाउन द इनइक्वालिटीज which describe the region inside the triangle ABC। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जानबूझ के पुट किया क्योंकि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना आपकी मिलके आती है ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज के साथ। तुम नोट कर रहे हो, पहला पार्ट किसका था? पहला पार्ट था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द इनइक्वालिटीज विच डिस्क्राइब द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। यानी ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। पहला पार्ट था हमारा जो अभी हमने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, सेकंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जब मैं तुम लोग को चैप्टर अगला वाला पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सेम क्वेश्चन हम वापस से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और इसी तरह अब बस लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मुश्किल नहीं, ट्रिकी है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी आर 1,2। आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन का पॉइंट ए है और बी है, तो इनका जो मिड पॉइंट है ना वो हमें गिवन है कितना, 1,2। फिर हमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज 10 यूनिट्स। अच्छा, ए बी की टोटल लेंथ कितनी है, 10 यूनिट्स की है। अच्छा मुझे बताओ, मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है? मिड पॉइंट का मतलब हाफ होता है। तो अगर ये पूरी लेंथ 10 है तो 10 का हाफ कितना होगा, 10 का हाफ 5 होगा। यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपके पास कितनी होगी, 5 होगी। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपके पास कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। पार्ट ए में कह रहा है इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 0। अगर ए बी का ग्रेडियंट 0 है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। हमें इस लाइन का ग्रेडियंट भी बता दिया, हमें ए बी का ग्रेडियंट भी बता दिया 0 है। देखो तीन इंफॉर्मेशन दी है उसने, एक आपको ए बी का मिड पॉइंट बता दिया, एक आपको ए बी की लेंथ बता दी, एक आपको ए बी का ग्रेडियंट बता दिया, और हमें कह रहा है इन तीन इंफॉर्मेशन के थ्रू ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। अब देखो, इसको समझने के लिए ना हम एक ग्राफ बनाते हैं, हम उससे समझते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 0 है तो कौन सी लाइन होती है? एक चीज याद है, मैंने तुम लोग को एक केस पढ़ाया था। अगर हमारी एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो जब हम उस पर एरो कीज बनाते हैं तो एरो कीज के साइज में कोई चेंज नहीं आता, तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है, 0 होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइन ए बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? ठीक है, अच्छा इसके मिड पॉइंट क्या थे, 1,2। तो हम एक रैंडम प्लॉट बना लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और 1, 2। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है। यार एक मिनट, थोड़ा सा आईपैड तंग कर रहे हैं, हाँ, ये आपके मिड पॉइंट है 1,2। अब इसकी लेंथ जो है ना, लाइन ए बी की लेंथ 10 है। मुझे बताओ, अगर मैं एक अभी ऐसे ही एक रैंडम स्केच कर लूँ, मिड पॉइंट के थ्रू मैं एक ऐसे रैंडम स्केच कर लूँ, तो इधर आपका पॉइंट ए है, इधर आपका पॉइंट बी है।
यार मिड पॉइंट यहाँ पे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 1,2, ये किसके साथ, ये लाइन किस एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? ये लाइन आपकी वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। यानी अगर मैं पॉइंट ए से राइट साइड पे आऊँ तो भी वाई की सेम वैल्यू के साथ इंटरसेक्ट करेगा, या पॉइंट बी से मैं लेफ्ट साइड पे आऊँ तो भी आपका वाई एक्सिस की सेम वैल्यू के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो एम की जो वाई की वैल्यू है ना 2, वो आपकी बी की भी होगी, बी की एक वैल्यू 2 होगी वाई की, और ए की भी वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये चीज आइडेंटिफाई की किसकी हेल्प के साथ? ग्रेडियंट की हेल्प के साथ। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? देखो, हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 10। हमें लेंथ दी हुई है, एक मिनट जगह बनाते हैं, हमें लेंथ दी हुई है 10, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 10। फिर हमने एक और बात की थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 5। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो या वर्टिकल डिस्टेंस हो, लेंथ ना निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे निकाली होगी? यार आपकी जो यहाँ लाइन एंड हो रही है, इसकी एक्स की वैल्यू देखी होगी, यहाँ पे जो आपकी लाइन एंड हो रही है इसकी एक्स की वैल्यू देखी होगी, और हमने डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया होगा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, अगर मिड पॉइंट से यहां तक की, मिड पॉइंट से पॉइंट बी तक की लेंथ 5 है, तो ये किस किस चीज पे आपका डिफरेंस आ रहा होगा? एक्स की वैल्यू पे। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू पे 5 पॉइंट तुमने आगे जाना है, तो कहाँ पे पहुंचोगे? 1 + 5 = 6। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 6। ठीक है। अच्छा, फिर अदर मिड पॉइंट से ए तक का भी डिस्टेंस कितना है? 5 है, यानी 1 से 5 पॉइंट पीछे जाना है। आगे जाते हैं एक्स एक्सिस पे तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एक्स एक्सिस से हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 1 - 5 कितना होता है? -4 होता है। तो आपकी यहाँ पे ए की एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -4 आएगी। अब देखो क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसको ना परेशान नहीं हो देख के। मुझे बताओ, अब अगर मैं तुम लोगों से एक फॉरवर्ड वर्किंग का सवाल बोलूं, हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, और हमने ए बी की अब लेंथ खुद से निकालनी हो, कैसे निकालोगे? यार आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्स वैल्यू, एक ये है एक एक्स वैल्यू ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। बिगर वैल्यू क्या है? 6 है, माइनस स्मॉलर वैल्यू कितनी है? -4 है। 6 माइनस -4 आपका कितना होता है? 10, और यही तो हमें लेंथ बताई हुई थी 10। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं? -4,2, और बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 6,2। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अब अगले पार्ट में हमें कह रहा है इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 3/4। देखो, इफ का मतलब होता है अगर। उसने बोला अगर ऊपर वाले पार्ट में ए बी का ग्रेडियंट 0 है तो ए बी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। अब वो बोले अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/4 है तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दोनों पार्ट इंटरलिंक नहीं है, दोनों पार्ट सेपरेट हैं, दोनों पार्ट की वर्किंग अलग होगी। ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी, किस वजह से? क्योंकि आपका ग्रेडियंट 0 था। अब आपका ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर हम इसका एक रैंडम स्केच बनाए, ठीक है, अगर हम इसका एक रैंडम स्केच बनाए, तो ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक है। और आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो आपकी लाइन कैसी होगी? एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएंगे तो एरो कीज के साइज इंक्रीज हो रहे होंगे, और एरो की के साइज इंक्रीज होने का क्या मतलब है? आपका पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब देखो, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका मिड पॉइंट तो हमें गिवन था। मिड पॉइंट हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो, हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो क्वेश्चन में गिवन थी। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी पार्ट ए के लिए भी वैलिड है, ये हमारी पार्ट बी के लिए भी वैलिड है। तो एक चीज हमें गिवन है मिड पॉइंट, और वो कितना है? 1,2। ये आपका मिड पॉइंट है 1,2। ठीक है। और द लेंथ ऑफ ए बी इज 10 यूनिट्स, यानी आपकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी? 10 यूनिट्स होगी। और अगेन, हाफ अगर लेंथ की बात करें तो 10 का भी हाफ कर दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगी। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और हमें लाइन ए बी का ग्रेडियंट बताया है कितना? ग्रेडियंट हमें बताया है 3/4। यार मुझे एक चीज बताओ कि आपकी ऊपर जो वैल्यू होती है किसके थ्रू आती है?
y2 माइनस y1 के थ्रू, और आपकी नीचे वाली वैल्यू किसके थ्रू आती है, x2 माइनस x1 के थ्रू। या इसको हम आसान लफ्जों में क्या कह सकते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, ऐसा ही। और नीचे वाली उसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। या एक और तरीके से भी हम बोल सकते हैं इसको कि y2 माइनस y1 है ना, तो ये आपका क्या होगा, y एक्सिस आपका कौन सा होता है, वर्टिकल, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका वर्टिकल चेंज है। ठीक है। और x2 माइनस x1 वाला एक्सिस कौन सा होता है आपका, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब यार मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे आपकी ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। नीचे वाली वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस की चेंज है और पॉजिटिव चेंज है। यार आपका जब भी पॉजिटिव चेंज हो ना एक्स पे, तो हम लोग कहाँ पे मूव करते हैं, राइट साइड पे। एक्स एक्सिस पे जब भी आपका पॉजिटिव चेंज होता है ना, तो हम कहाँ पे मूव करते हैं, राइट साइड पे। अगर नेगेटिव चेंज होता तो लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे अगर आपका पॉजिटिव चेंज हो, तो हम कहाँ मूव करते हैं, अपवर्ड्स। और वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव चेंज हो, तो हम कहाँ मूव करते हैं, डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। कहाँ पे, ये हम लोगों ने किया हुआ है जब हम एक्सेस को डिस्कस कर रहे थे। ये ऊपर वाली आपकी y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे वाली आपकी y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसी तरह y पे राइट साइड वाली आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और y x पे लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ऐसा ही है। तो सिंपली यहाँ पे अब करना क्या है, देखो, पहले आप 4 पॉइंट्स मूव करो अपने मिड पॉइंट से। कहाँ पे, राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। मुझे बताओ, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है, तो 4 पॉइंट आगे मूव करना है, यानी राइट साइड मूव करने पे क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, +4 करेंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5, 4 + 1 = 5। ठीक है। अच्छा, फिर हम मूवमेंट करेंगे अपनी वर्टिकल मूवमेंट। और वर्टिकल मूवमेंट कितनी है हमारी, पॉजिटिव 3। पॉजिटिव का मतलब होता है ऊपर की साइड, तो 3 पॉइंट ऊपर चले जाओ, 1, 2, 3, +3। तो y की वैल्यू अगर पहले 2 थी, उसमें अगर हम +3 कर रहे हैं, तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो y की वैल्यू आपकी आएगी 5, और x कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 5। हमने ग्रेडियंट की हेल्प के थ्रू क्या किया, हमने b का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अच्छा, a का कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है। अब a का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसका उल्टा चले जाओ। देखो, अगर हम राइट साइड मूव कर रहे थे तो हमने प्लस किया, अगर हम ऊपर की साइड मूव कर रहे थे तो प्लस किया। अब राइट लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं ना, तो अगर ये +4 है ना, तो क्या करो, -4 कर दो। या इसको तुम लोग एक इस तरह भी बोल सकते हो कि ए का पॉइंट जो भी हो, उससे 4 पॉइंट आगे जा रहे हो, और फिर 3 पॉइंट ऊपर जा रहे हो। लेकिन क्योंकि अभी हमें सिर्फ ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है, तो हम ग्रेडियंट के थ्रू उल्टा जाएंगे। तो 4 पॉइंट अब कहाँ जाना है, हमने 4 पॉइंट लेफ्ट जाना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। लेफ्ट साइड जाने पे एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी 1 है, तो 1 - 4 कितना होता है आपका, 1 - 4 -3 होता है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी -3 की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 2 पॉइंट, सॉरी, बल्कि यार 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने सही किया, 1 - 4, हाँ सही किया। अब हमने 3 पॉइंट नीचे जाना है, तो नीचे आ जाओ, यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो पहले आपकी y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। 2 में -3 करोगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 2 - 3 = -1। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना आपके, वो क्या आएंगे, -3, -1। पहले हम लोगों ने क्या मूवमेंट की है, पहले हम लोगों ने मूवमेंट की है x एक्सिस पे -4 की, और फिर हमने मूवमेंट की है y एक्सिस पे -3 की। अच्छा, अब अगर तुम नोट करो, ए के एक्स एक्सिस पे आप कहाँ खड़े हुए हो, -3 पे, और ग्रेड हमारा कितना है एक्स का, 4 है। तो 4 पॉइंट जब आगे मूव करोगे, 4 पॉइंट आगे मूव करोगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, 1 पे। और -1 से जब 3 पॉइंट ऊपर जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 2 पे। तो बेसिकली ये चीज होती है, ग्रेडियंट को हमने उल्टा नहीं किया था, लेकिन हम क्योंकि उल्टा जा रहे थे, तो हमने फिर इसको नेगेटिव उसमें ट्रीट किया। ये चीज होती है। तो इस तरह हमने दोनों पॉइंट्स निकाल लिए।
मुझे पता है मुश्किल क्वेश्चन है, और देख लो कितने मार्क का है ये। 2 मार्क का है, और ऊपर कितने मार्क का है? 1 मार्क का है। एंड आई एम श्योर जब ये आया होगा तो ये 3 मार्क किसी को भी समझ नहीं आए होंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उस टाइम से पहले कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, और टाइम के बाद भी इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं आएगा। एक दफा अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि कभी ना कभी वो वापस रिपीट होता है। अब अगर तुम लोग अनलकी हुए, तुम लोग के उसमें भी ये चीज टेस्ट हो सकती है। लेकिन इस बार अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आसान चीज हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर पहली दफा अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा यार देखो, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हो गया। ठीक है, प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपके फॉर्मूलाज टेस्ट होते हैं। ठीक है, और आपके ग्राफ्स टेस्ट होते हैं, मतलब ग्राफ के थ्रू आपने कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना, ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है। अब एक और चैप्टर होता है इन इक्वालिटीज़ का। ठीक है। अब इनइक्वालिटीज में देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक लीनियर इनइक्वालिटीज और एक शेडिंग इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का जो पार्ट है ना, शेडिंग इनइक्वालिटीज वाला, वो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलके आता है। तो यूजुअली इस इन दोनों चैप्टर को एक ही करके पढ़ाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यार इसके क्वेश्चंस बहुत टाइम मिलके आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपका शेडिंग इनइक्वालिटी जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बगैर नहीं आ सकता। आपका शेडिंग इनइक्वालिटीज पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं, और पहले हम लोग पूरा करेंगे इनइक्वालिटीज का चैप्टर। ठीक है, उसमें मतलब हमारा आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज, उसके बाद हम फिर आएंगे शेडिंग इनइक्वालिटीज पे।